फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रुप डिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? तो ए है इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी है मध्य बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था एंड डी है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था वैसी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान का निर्माण करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कथन ए कहता है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तो ये क्या है? ये करेक्ट है। और तर्क आर है कि बच्चों की वृद्धि व विकास के में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है? इसमें दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ए है विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, बी है विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, सी है कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है एंड डी है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतरक्रिया का परिणाम है। तो सिद्धांत नहीं है वो है विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? तो वो मूल संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। कथन ए है कि 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास के एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। और तर्क आर है कि मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। तो ए और आर क्या है? इसमें दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? तो ए है इसमें व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, बी है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, सी है दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना एंड डी है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास जो है वो है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए अमान्य है ये। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर जो है पहुंचते हैं, क्या कहलाती है? ए है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बी है अंतर्विषयकता, सी है अनुकूलन एंड डी है खोज विधि। तो ले वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो होते हैं जो कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, तो वह क्या कहलाती है? तो वो अंतर्विषयकता कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा क्या है? ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बी है बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, सी है बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली है एंड डी है कि बच्चों के विकास की कोई भूमिका नहीं है। तो ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा जो है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक जो है अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल जो है अपनाता है? तो फर्स्ट है इसमें व्यवहारवादी, सेकंड है शिक्षक केंद्रित, थर्ड है प्रगतिशील एंड फोर्थ है परीक्षा केंद्रित। तो किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग तरीके की जरूरतों के अनुकूल जो है अपनाता है? वो है व्यवहारवादी। ओके, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है। और तर्क आर है कि हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों व्यक्तियों की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। तो ए और आर क्या इसमें दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार यह जो है निज वाक का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे बढ़ावा देना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना जो है वो उदाहरण है, तो वो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है दर्शा पाएँ। एंड तर्क आर है सिक्षकों की बच्चों के क्षमताओं के बारे में मान्यता वो बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। तो ए और आर क्या है? इसमें दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं।
निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? ए है इसमें विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। बी है साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना। सी है सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना। एंड डी है मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो सतत व व्यापक मूल्यांकन जो है उसे प्रभावित करने का जो तरीका है वो है कि विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो ए है टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? बी है भारत के कितने राज्य हैं? सी है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? एंड डी है जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं? तो महत्व प्रत्यय स्मरण जो है या अपितु आलोचनात्मक सोच जो होता है वो होता है कि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ए है विद्यालयी पाठचर्या तथा अन्य गतिविधि में लड़कियों व अन्य वंचित समूहों के बच्चों को सहभागिता को प्रतिबंधित रखा जाता है। बी है समावेश से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। एंड सी है समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। एंड डी है समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है क्योंकि समावेशन से केवल वो ही लाभान्वित होते हैं। तो समावेशी कक्षा जो है वो है समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में भिन्नता रखते होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है? तो ए है उनके लिए अलग संकाय बनाकर, बी है उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके, और सी है उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके, एंड डी है उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर। तो एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक जो समायोजन है वो करती है हुए उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से कक्षी प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? तो फर्स्ट इसमें प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, सेकंड है ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्या द्वारा परिशिष्ट करना, एंड फोर्थ है इसमें कि काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत सी दृष्टिक प्रस्तुतिकरण देना ये गलत है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो ए है उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना, और बी है उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, सी है प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, एंड डी है बहुविकल्पी प्रश्न देकर। तो शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो वे उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। तो करेक्ट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा? तो ए है इसमें सहयोगात्मक अधिगम, बी है परवाह व सहानुभूति पर आधारित कक्षा शिक्षा संस्कृति, सी है मानकीकृत निर्देश, एंड डी है उचित समायोजन। तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा तो वो है मानकीकृत निर्देश। प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? तो ए है जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा व खारिज किया जाए, बी है जब संप्रतियों को अमूर्त बनाकर व असंदर्भित तरीके से पढ़ाया जाए, एंड सी है जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आधारित हो, एंड डी है जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकारा व संबोधित किया जाए। तो प्रभावशाली शिक्षण जो होता है वो होता है जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकारा व संबोधित किया जाए। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं,
जब शिक्षक के WL नीति जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वह क्या जानते हैं और क्या जानना चाहते हैं तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा है, अपनाते हैं, वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ए है अधिसंज्ञान, बी है याद रखना व प्रत्यय स्मरण, सी है अनुकरण एंड डी है अनुबंधन। तो जब शिक्षक के WL नीति जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वह क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा, अपनाते हैं, तो किस कौशल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है। तो ए है सहयोगात्मक शिक्षा, बी है व्याख्यान, सी है उदाहरणात्मक मानचित्रण एंड डी है प्रयोगों का संचालन। तो कौन सी पद्धति जो है वो शिक्षक केंद्रित है, वो है व्याख्यान। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में बाधा डालता है। तो ए है समस्या समाधान में शामिल विभिन्न चरणों के बारे में बोलकर सोचना, बी है सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन करना, सी है समस्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए तरीकों पर अटक जाना एंड डी है साथियों के साथ विचार मंथन और चर्चा। तो समस्या समाधान में जो बाधा डालता है वो है समस्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए तरीकों पर अटक जाना। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है। तो वो अधिसंज्ञान कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, छात्रों को अपनी सोच के में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को जो है व्याख्यान प्रणाली से स्पष्टीकरण करना चाहिए, ये गलत। छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करना चाहिए और बच्चों को उनकी सोच बदलने के लिए पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। एंड डी है बच्चों को खुद से सोचने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उन्हें सिर्फ शिक्षक की बात सुनने और उसका पालन करने के लिए कहना चाहिए। तो छात्रों को अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण क्या करना चाहिए, पेश करना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, महारत उन्मुख विद्यार्थी की विशेषता जो होती है, विद्यार्थी की विशेषता है कि उनमें विफलता का जो है कम डर और क्षमता का वृद्धिशील दृष्टिकोण होता है। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न तैयार तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। और कार्यक्रम आयोजन जो है इसमें के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्यौहार तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो कार्यक्रम का जो उद्देश्य होना चाहिए वो सहयोगात्मक अधिगम को इसमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विविधता का सम्मान करना चाहिए और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ओके, तो ये गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो फर्स्ट इसमें समानुभूति, सेकंड है देखभाल एंड थर्ड है प्रामाणिकता। असहिष्णुता नहीं होनी चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका क्या है। तो प्रभावी तरीका जो है वो है पुरस्कार प्रदान करना। तो ये गलत है। दंड देना, ये भी गलत है। सी क्या है, सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। और डी है सूचना के पूर्ण अनुपालन और निष्क्रिय ग्रहण को प्रोत्साहित करना। तो बच्चों के आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है जो है वो है सीखने का ऐसा माहौल बनाएं जो अपनेपन और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है। करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।